नमस्कार सभी को। जो भाई लोग आएंगे देखने के लिए, सब लोगों को नमस्कार। तो हमारा आज का हम्म, हमारा आज का सेशन शुरू हो रहा है। और आज के सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं और हम आज डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बेस्ट डाइट कौन सा है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस में कौन सा फूड एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, और एक्सरसाइज किस तरीके का होना चाहिए जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस करेक्ट हो। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी समस्या है, सब लोगों को जो हमारा पुराना एपिसोड देख चुके हैं उनको पता होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते किसको हैं। तो ये मैं जो अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी समस्या है जिसमें आपका ब्लड में जो शुगर है वो शुगर प्रॉपरली आपके मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो शुगर का रोल क्या है? शुगर का रोल होता है कि जब तक ये शुगर जो आप खाना खा रहे हो, खाना से जो चीज़ें निकल के बाहर जो आती है उसमें, इसको आप अलग तरीके से ऐसे समझो कि हम टोटल अपनी ज़िंदगी में जो है ना 6 चीज़ खाते हैं, सिर्फ 6 चीज़। अपनी पूरी ज़िंदगी में हम सिर्फ 6 चीज़ खाते हैं, और उस 6 चीज़ में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है और पानी होता है। तो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होता है, इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। और पानी तो पानी है, उसको अलग ही रखें। तो जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट 3 तरीके का होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाला आइटम है। अब क्या है कि ये 3 में इंड प्रोडक्ट जो होगा ना वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। तो इंड प्रोडक्ट क्या है? ये 3 का इंड प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट का इंड प्रोडक्ट शुगर है, मतलब ग्लूकोज। और प्रोटीन का इंड प्रोडक्ट क्या है? एमाइनो एसिड्स। और फैट का इंड प्रोडक्ट क्या है? फैटी एसिड्स। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो पेट के अंदर जाने के बाद टूटता है, फ्रेगमेंट होता है, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जब टूटता है तो टूटने के बाद जो इसका काम का सामान है, मतलब इंड प्रोडक्ट जो है, वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। किस लिए? अपने तंत्र को चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने सिस्टम को चलाने के लिए बॉडी क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वही जो एब्जॉर्ब करता है, तो ये एब्जॉर्ब करने के बाद वो एब्जॉर्ब करता कहाँ है? आंत में, मतलब इंटेस्टीन में है। इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो इंड प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन और एमाइनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन का जो एमाइनो एसिड्स है और फैट का जो फैटी एसिड्स है, ये जनरली आराम से इसका हिसाब किताब लग जाता है, आराम से इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। जो सारा गड़बड़ी होता है वो कार्बोहाइड्रेट का जो इंड प्रोडक्ट है, ग्लूकोज, शुगर जिसको बोलते हैं, वो है सारे प्रॉब्लम का जड़। तो वो क्या करता है? वो इंड प्रोडक्ट जो शुगर है, तो शुगर ब्लड के अंदर तो है लेकिन वो मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण, मल्टीपल कारण हो सकते हैं। तो मांसपेशियों तक अगर नहीं पहुंचा तो मांसपेशी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो मांसपेशियों को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो ब्रेन को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे एनर्जी नहीं है, मुझे खाना नहीं मिला। तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन आपको बोलेगा खाना खाओ। तो आप खाना खाओगे। आप जैसे ही खाना खाओगे तो फिर उसका जो है ना एंड प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, प्रोटीन का एमाइनो एसिड्स, फैट का फैटी एसिड्स, फिर से ये निकल के आंत में जाएगा, इंटेस्टिन में। इंटेस्टिन में फिर से सेम प्रोसेस, शुगर जो है ना वो एब्जॉर्ब तो ब्लड में हो गया, लेकिन अब ये शुगर का प्रॉपर मसल्स पर तक नहीं जाएगा, मांसपेशियों तक नहीं जाएगा। तो फिर से
मांसपेशियों को भूख लगी रहेगी, मांसपेशियों को एनर्जी नहीं मिली, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि मुझे एनर्जी दो। अब इस एनर्जी को देने के चक्कर में क्या होगा कि बार-बार आपको ब्रेन जो है ना, बार-बार आपको क्रेविंग करवाएगा, बार-बार आपको भूख लगाएगा। तो यही कंडीशन जो है ना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब कि आपका इंसुलिन निकला है, लेकिन वो इंसुलिन सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये इतनी बड़ी समस्या है, मतलब इतनी बड़ी समस्या है कि ये अकेला एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मल्टीपल प्रॉब्लम को जो है ना जन्म दे देता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो जब भी किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या होता है कि एक तो सबसे पहला है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इस पेशेंट में होने का कारण क्या है, पहले वो पता चले। कारण अगर पता चल गया, तो फिर इस पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे ठीक करेंगे, उस पे विचार करते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें कभी भी ये सब फास्ट प्रोसेस नहीं है। दीज ऑल आर वेरी 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 स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। आपको बहुत बार तो ऐसा फील होगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी की हीलिंग चलती रहती है। बॉडी के अंदर जो है ना, बॉडी के अंदर 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 ही सब कुछ बेटर हो रहा है, लेकिन अंदर से फीलिंग होती है कि कुछ विजिबल दिखने के लिए कम से कम 3 महीने 6 महीने का टाइम लगता है। तो जब तक विजिबल कुछ दिखेगा, तब तक आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो इसीलिए प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और आप जो है ना, आपने सही रास्ते पे पकड़ के सही रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन आप भटक गए और आप दूसरा रास्ता फिर अपना लिए, तो पता चला कि आप फायदा करना बंद कर दिया। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने समझा दिया कि ये होता क्या है। अगर अब मैं एक ब्रीफ में बता दूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम क्या होते हैं, क्या लोग कैसे पहचानेंगे कि हाँ मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रखा है। तो जो डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं, जो प्री डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही सिम्टम्स कुछ इसमें होता है। कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा है इसके अंदर, जैसे इसमें आपको जो है ना यूरिन बार बार लगेगा, इसमें आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, इसमें आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, इसमें आपको बार बार क्रेविंग होगी खाने की, मीठे खाने की क्रेविंग होगी। आप दोपहर में खाना खाने के बाद आपको लगेगा 1 घंटे हम रेस्ट कर लें। वैसे लोग जो कॉरपोरेट में काम करते हैं या जो लोग दुकान पे काम करते हैं, तो उन लोगों को देखिएगा कि दिल्ली में तो नहीं, दिल्ली में तो जैसे ऑफिस कल्चर है ना कि यहाँ से तो डायरेक्टली वो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन जो गांव वगैरह में जो दुकान होता है या छोटे शहर में दुकान होता है, वहाँ पे जो फैमिली मेंबर होते हैं वो घर पे खाने जाते हैं दोपहर में। उनका मेन टारगेट क्या होता है कि खाना खा के 1 घंटा रेस्ट करना है। ये बेसिकली खाना खा के अगर वो डायरेक्टली वो दुकान फिर चले जाएं या कहीं काम करने चले जाएं, तो उनका पूरा दिन बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आराम नहीं किया। आराम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में फंसे हुए लोग होते हैं, उनको रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी बच्चे को खाना खाने के बाद रेस्ट कर रहा है, वो तो और एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर कोई खाना खाने के बाद रेस्टलेस फील कर रहा है या स्लगिश फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, इसका मतलब ही है कि हो सकता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से जूझ रहा हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन आप लोगों के साथ भी है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत लोगों को कटता है, तो वो पक जाता है, वो भरता नहीं है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि पता ही नहीं चलता है शुरुआती दौर में। जब बीमारी स्टार्ट होती है, तो बाद में कोई और भी चीज़ जो है ना वो लेके आ जाती है। जैसे बहुत से लोग जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको होता है, उन्होंने शुरुआत में अगर नहीं ध्यान दिया, तो उनको क्या होता है, उनको यहाँ पे पूरा काला काला गर्दन पे, पूरा काला काला गर्दन पे बैठा हुआ रहता है। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और वो ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में क्या होता है, बाद में यही इंसुलिन रेजिस्टेंस इनके परेशानी का सबब बनता है। और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है
जब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से थक हार करके फिर जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब जैसे चल रहा है चलने दो। देखो, मैंने एक इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट को ठीक किया था, ये मैं कल दिखाना चाह रहा था, मैं दिखा नहीं पाया। देखो, ये हाथ पे जो नकल्स है ना, नकल्स पे काला काला दिख रहा है ना, 1 मिनट, मोबाइल ही बंद हो गया, स्क्रीन, जस्ट मिनट। देखो, नकल्स पे काला काला दिख रहा है, तो ये जो नकल्स पे काला काला दिख रहा है ना, ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस से फंसे हुए थे। ये इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस था, और जैसे ही इन्होंने बढ़िया से डाइट शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू किया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रॉपरली किया, तो इनका जो है ना कलर देखो कैसे चेंज हो गया। तो ऐसा जो है ना, ऐसा बहुत ही कॉमन होता है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में फंसे हुए रहोगे तो इस तरीके का केस जो है ना वो बहुत आता है, बहुत आता है। इनका पहला पिक्चर और सेकंड पिक्चर, तो ऐसे अगर केस मार्केट में हैं, आपके नज़र में हैं, जिनका गर्दन काला दिख रहा है, जिनका हाथ काला दिख रहा है, तो उनको आप हेल्प कर दो, उनको बताओ कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, थोड़ा टेस्ट करवा लें और डॉक्टर से मिलें, तो शायद उनका डायबिटीज़ होने से वो बच जाएंगे, उस लेवल तक पहुंचने से बच जाएंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, और वो धीरे 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 बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है ना कि उन्होंने सिम्टम पे गौर ही नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में इतना बिजी होते हैं, इतना बिजी होते हैं कि अपने शरीर के अंदर क्या एबनॉर्मलिटी चल रहा है ना, हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं, और धीरे 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 बढ़ते 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 पेशेंट डायबिटीज़ लेके पहुंचता है डायरेक्टली। तो ऐसे कंडीशन, जबकि किसी के गर्दन पे काला हो, बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में फंसा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम डाइट को कैसे मैनेज करेंगे। अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रखा है तो डाइट को हम कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके का डाइट लेना उचित होगा। तो देखो, डाइट जो है ना बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो डाइट का जो टाइप होता है ना, बेस्ट डाइट अगर बोला जाए कि सबसे बढ़िया वाला डाइट क्या होगा, तो मेरे हिसाब से ये मेडिटेरेनियन डाइट जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है मेडिटेरेनियन डाइट। जो जिस तरीके का डाइट हम इंडियंस खाते हैं, ये मोटा मोटी मेडिटेरेनियन डाइट है, थोड़ा बहुत इसमें जो है ना वो वेरिएशन है, तो दिस इज द बेस्ट डाइट। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हम इंडियंस के डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है। तो हमें इसी चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ठीक करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा, प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी जिसका कि इस तरीके का कंडीशन है कि वो इंडियन डाइट ले रहा है, तो अगर वो कार्बोहाइड्रेट को कम करेगा, प्रोटीन को बढ़ाएगा, तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी, उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा है कि जब भी आप डाइट लोगे तो डाइट में किस किस टाइम पे खाना बेटर होता है। तो आप देखो, नॉर्मली क्या होता है इंडिया के अंदर जो है ना, चूंकि क्रेविंग बहुत बार हो रही है, तो इंडिया के अंदर लोग दिन भर खाना पसंद करते हैं कि जब भी अगर मौका लग गया ना तो चलो ठीक है, एक बिस्किट ही खा लिए, या एक थोड़ा नट्स ही खा लिए, या फिर मार्केट गए तो मार्केट में एक बिस्किट का पैकेट ही खरीद के खा लिए। तो मतलब इस तरीके का दिन भर खाना, कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं खाना। तो अगर ऐसे कंडीशन में आप फंसे हुए हैं कि दिन भर में कभी भी आप खा रहे हैं, तो इसको बंद करना पड़ेगा, ये चीज़ ठीक नहीं है। आइडियल जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने का जो प्रोसेस है ना, उसमें 2 मील या 3 मील, 2 या 3, यही दोनों रखना चाहिए। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से इसको हम चेंज भी करते हैं कि अब जब सपोज कि बहुत बार ऐसा होता है कि बंदा ने लाज लिहाज में जो है ना वो 2 मील स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है ना वो दिन भर क्रेव कर रहा है खाने के लिए, दिन भर उसको जो है ना भूख लग रही है, दिन भर परेशान है वो, तो ये ठीक नहीं है।
अगर आप खाने के लिए दिन भर परेशान हो, आपको भूख बहुत लग रही है और आप लाज-लिहाज में जो है ना सिर्फ़ 2 ही मील पे बैठे हुए हो कि अरे मुझे तो हर हाल में इसको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये प्रोसेस सही नहीं है। इस प्रोसेस में आप जो है ना फेल हो जाओगे। तो अगर आप रियल में करना चाहते हो, तो ट्राई 2 मील्स। अगर 2 मील्स पार नहीं लगता है आपसे, 2 मील्स आपसे सक्सेसफुल नहीं आप कर पाते हो, तो आप 3 मील्स पे चले जाओ। अगर आप 3 मील्स पे चले जाओगे, तो भी आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर बेस्ट बोला जाए, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ बेस्ट, कि सबसे बढ़िया होता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीके से आप खाओ, जिसमें कि हम 2 ही मील खाएँगे और फर्स्ट मील जो है, वो फर्स्ट मील जब आप लोगे, तो उसके 8 घंटे बाद आपको दूसरा मील लेना होगा। तो इन दोनों मील के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो 8 घंटे होने चाहिए और बाकी फास्टिंग का पीरियड होगा। तो सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको, कि आपने सपोज़ 12 बजे सुबह खाया, तो रात में आपको 8 बजे खाना होगा। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आपने एक बैलेंस डाइट 12 बजे खा रहे हो ना, और रात के आप अगर चाहोगे कि हम 8 बजे खाएँ, तो आपको भूख नहीं लगेगी 8 बजे तक। शुरुआत का 1-2 दिन आप छोड़ दो, शुरुआत का 1-2 दिन, चूँकि कहाँ से आप राजा भोज की तरह खा रहे थे, अचानक से जो है ना आपको राजा भोज का खाना से हटाया जाएगा, तो हो सकता है 1-2 दिन आपको परेशानी लगे, हो सकता है 1-2 दिन आप ना खा पाओ, दैट्स ओके। लेकिन धीरे, 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 धीरे अगर आपने एक संतुलित डाइट, एक जो है ना संतुलित खाना लेना शुरू किया, तो धीरे-धीरे आप देखोगे कि आपका ये खाना धीरे-धीरे एकदम परफेक्ट आपके प्रोफाइल के हिसाब से परफेक्ट सेट हो जाएगा। और इसको आपको क्या करना है, इसको बस एक बार सुबह 12 बजे और दूसरा रात के 8 बजे। इन केस आप मॉर्निंग का जो खाली पेट रहने का टाइम है ना, कि हम सुबह में सपोज़ कोई 7 बजे उठ जाता है, तो 7 बजे से लेके 12 बजे तक वो खाली पेट जो रहते हैं, वो एक वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप 1 घंटा पहले कर लो, 7 बजे, या 2 घंटा पहले कर लो। आप 12 बजे की जगह 10 बजे कर लो, तो रात में भी 8 बजे की जगह 6 बजे हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस रोज़ दिन रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम 12 बजे खा लिए, दूसरे दिन 10 बजे खा लिए, ऐसे नहीं। आप अगर सेम टाइम पे कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, जैसे मैं अभी 10:15 बजे लाइव आता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि 10:15 बजे मैं रोज़ दिन आऊँ। तो वैसे ही आप अगर सेम टाइम पे कंटिन्यूटी मेंटेन करके रोज़ दिन एक टाइम पे खाओगे, मॉर्निंग में, एक टाइम पे खाओगे रात में, फिर आप देखो 5 दिन, 7 दिन के बाद आपका हेल्थ कंडीशन कितना बेटर हो जाता है। और बहुत बढ़िया। और इसमें ये भी चक्कर नहीं है कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, वैसे नहीं। आप लगभग सब कुछ खा सकते हो इसमें, बस खाली बाहर का खाना और मीठा खाना नहीं खा सकते हो, बाकी आप सब कुछ खा सकते हो। हाँ, अब अगर वेट लॉस का अगर आपका टारगेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेट लॉस के हिसाब से इसको फिर सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, प्री डायबिटीज़ को हैंडल करना चाहते हो, तो आप आज से ही ट्राई करो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इन केस कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपसे पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू एनी रीज़न, कि आपका ऑफ़िस है, आप ऑफ़िस में पूरी तरह से आप ध्यान नहीं लग पाता है, या फिर जो है ना आपके पास इस तरीके की सुविधा नहीं है कि ऑफ़िस में खाना लेके चले जाएँ, खाना आके घर पे खाना पड़ता है। तब उस कंडीशन में आप 3 मील का आप ऑप्शन रखो, नॉट 4 मील, 3 मील का ऑप्शन रखो। तो 3 मील में क्या है? 3 मील में है, एक बार ब्रेकफ़ास्ट लिए, एक बार लंच में लिए और एक बार डिनर लिए। अब चूँकि आप 3 मील ले रहे हो, तो ट्राई टू अवॉइड एनी ग्रेन्स इन द मॉर्निंग। तो सुबह में जो आप ब्रेकफ़ास्ट लोगे, उसमें ग्रेन्स मत लो, उसमें ग्रेन्स को हटा दो। मतलब रोटी, चावल या किसी भी तरीके का ग्रेन्स को हटा दो। अगर आपने ग्रेन्स हटा दिया, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेन्स हटाने से आपका कार्बोहाइड्रेट आपने एक बार में कट कर दिया, तो ये बन गया लो कार्ब डाइट। और उसके बाद आप लंच में और डिनर में आप जैसे ले रहे हो वैसे लो, लेकिन
उसमें आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। अब क्या है कि खाना में हम चुनेंगे क्या? अगर सपोज कि हम 3 मील रखें या 2 मील रखें, तो खाने में हम क्या चुनेंगे? किस टाइप का आइटम चुनेंगे? तो सबसे पहला चीज होगा जो आपको चुनना होगा, वो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड। तो ऐसा फूड आप चूज करिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो वैसे बहुत से आइटम हैं जो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हम रेगुलर बेसिस पे हम खाते रहते हैं और पता नहीं चलता है, जिसमें चीनी तो एक है ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो गुड़ में और चीनी में, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। गुड़ उतना नुकसान नहीं करता है जितना नुकसान चीनी करता है। लेकिन जहां हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि हाँ मुझे प्री डायबिटीज ठीक करना है, डायबिटीज ठीक करना है या ओबेसिटी ठीक करना है, तो दोनों को छोड़ना जरूरी है। अगर आप दोनों को पकड़े रहोगे या किसी एक को पकड़े रहोगे तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। यकीन मानिए मेरा, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो आपके पर्पस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप चीनी और चीनी से बना हुआ जितना भी आइटम है सबको छोड़ दीजिए। सबको छोड़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो सबसे पहला चीज है कि जब खाने में आप चूज करोगे वो क्या, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, और उसको कंटिन्यू लंबे समय तक खाओगे तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ अगर क्लब कर दिया, तब तो बल्ले बल्ले, तब तो बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है। अब है इसके बाद कि नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाई फाइबर फूड। ऐसा फूड आप चूज करो जिसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। फाइबर जितना ज्यादा आप लोगे उतना बेटर है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि बहुत बार जो है ना, फाइबर फाइबर करके जो है ना, हम लोग बहुत ज्यादा फाइबर खा लेते हैं और उसके बाद पानी भी नहीं पीते हैं। तो आप अगर फाइबर ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपको पानी बढ़िया से पीना है, नहीं तो ये फाइबर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इतना गैस बनेगा और इतना ज्यादा परेशान रहोगे बिना पानी का कि आप फिर कोई ट्रीटमेंट कर लो आपका ठीक नहीं होगा जब तक कि आपका स्टूल पास ना हो जाए। तो अगर आप फाइबर ले रहे हो, हाई फाइबर फूड खा रहे हो, बाजरा खा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप जो है बटर मिल्क, पानी, लिक्विड, कुछ भी आप कंटिन्यूअस आप लेते रहो। नहीं तो क्या होगा, ये चोक कर देगा सिस्टम को और आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और फिर गैस बनता रहेगा। फिर आप बोलोगे कि अरे बाजरा तो मुझे नुकसान करता है, बाजरा से गैस बनता है। बाजरा से गैस नहीं बनता है, आपने फाइबर लिया लेकिन फाइबर को आगे बढ़ाने के लिए आपने पानी दिया ही नहीं। जब फाइबर के ऊपर आप पानी डालोगे ना तो फाइबर फूलेगा ना, और फूलेगा तो वो बिल्कुल फ्लफी हो जाता है। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप पीछे से फिर से दोबारा खाना खाओगे और पानी दोगे तो वो आइटम आगे बढ़ेगा। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप बढ़िया से पानी पीते रहते हो ना, तो ये पूरा का पूरा वॉल जो है ना, ये पूरा का पूरा वॉल, इसमें पूरा में पूरा पैक होकर के जाएगा, फाइबर आगे बढ़ेगा। तो क्या होगा, जो भी वॉल पे जो भी चिपका हुआ लेट्रिन होगा, चिपका हुआ फूड आइटम होगा, वो सारा आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, अगर वॉल पे नहीं चिपकता तो गैस नहीं बनता, लेकिन वो चूंकि वॉल पे चिपका हुआ है, दीवार पे चिपका हुआ है, तो क्या है, वो सड़ रहा है और सड़ के वो गैस बना रहा है। गैस जब भी बनता है तो उसको हर हाल में निकलने के लिए जगह चाहिए। नीचे तो आपका फाइबर के कारण से पूरा ब्लॉक है, तो अब निकलेगा कहाँ से, ऊपर से। तो ऊपर जब आता है गैस तो आपको जो है ना या तो डकार आएगा, और नहीं तो फिर जो है ना चेस्ट में जलन होगी, फिर जो है ना एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि पता नहीं किस कारण से हो रहा है, मुझे बाजरा ही मुझे नुकसान किया है। जबकि एक्चुअल में कोई भी फूड जो फाइबर फूड है ना, वो एक्चुअल में इतना नुकसानदायक नहीं होता है। नुकसान तभी स्टार्ट होता है जब आप प्रॉपर डिस्पोजल के लिए पानी नहीं पीते हो, पानी आप कम कर देते हो। पानी अगर आप अच्छे से लोगे तो इसकी प्रॉब्लम जो है ना हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए पहला कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाना है, दूसरा है हाई फाइबर फूड खाना है विथ वाटर, बढ़िया से पानी लेना है। इसके अलावा अच्छे से फैट लेना है। फैट में खास करके जो है ना,
नट्स हैं, सीड्स हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, ये सब जो है ना आप ज़रूर से रेगुलर बेसिस पे आप लीजिए। जो वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आप चाहो तो आप उनके लिए फ्लैक्स सीड्स अच्छा एक ऑप्शन है, फ्लैक्स सीड्स, अलसी का बीज, जो कि मार्केट में बहुत ही सस्ता, आप अगर गाँव देहात में सोचोगे ना, शहर में तो फिर भी वो महँगा बिकता है, लेकिन गाँव देहात में तो आपको मुट्ठी ऐसे ही उठा के ले आओगे, कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। दुकान-वुकान में तो जो सरसों का तेल जो बेचते हैं, उनके यहाँ आप खोजोगे ना अलसी, तो अलसी वैसे ही पड़ा हुआ रहता है। आप घर में लाओ, आराम से उसको थोड़ा रोस्ट कर दो, नमक मत डालना। रोस्ट करने वक़्त नमक मत डालना, सिर्फ़ प्लेन रोस्ट करो, रोस्ट करके आप डब्बा के अंदर पैक करके आराम से रख दो और बीच-बीच में खाते रहो। दूसरा चीज़ है, जब भी आप अलसी मार्केट से भी खरीदो रोस्टेड, तो कभी भी नमकीन वाला अलसी मत खरीदना जिसमें सॉल्टेड अलसी है, नहीं। फिर तो चक्कर क्या है कि हम जानबूझ करके हम सोडियम ज़्यादा खा रहे हैं। तो हम तो एक इतना टेक्निक बता रहे हैं ठीक करने का, इधर से आप अलसी जो है ना सॉल्टेड अलसी खा लिए। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिमाग लगाते हैं ना, अब कीटो डाइट कर रहे हैं, तो कीटो डाइट में क्या होता है, कीटो डाइट में पानी शरीर से निकलता है प्लस फैट निकलता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सॉल्टेड बादाम खा लेते हैं उसमें। क्यों? खा लिए, मतलब इच्छा थी सॉल्टेड बादाम खाने की तो खा लिए। हम बोले यार सॉल्टेड बादाम से प्रॉब्लम होगी ना, उसमें सोडियम भरा हुआ है। तो नहीं, बादाम को हम पोंछ के खाएँ, तो फिर हम बोले सॉल्टेड क्यों खाएँ फिर? जब पोंछना ही था, तो सॉल्टेड क्यों खाएँ? तो नहीं, आप ही तो बोल रहे हो ना कि नमक नहीं खाना है। हम बोले भाई नमक खा, आपने तो पहले खा लिया ना नमक। तो हाँ, अब तो गलती हो गई, मैं क्या करूँ? तो ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप हेल्दी डाइट कर रहे हो ना, तो ट्राई टू कट सॉल्ट। आप अननेसेसरी का जो है ना, देखो सब्जी में जो खा रहे हो वो तो खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ऊपर से डाल-डाल के नमक खा रहे हो ना, ये फिर गड़बड़ कर रहे हो। इसमें फिर जो है ना, फिर प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम जब आती है ना, तो एक मुश्किल है कि प्रॉब्लम जब आती है ना, तो कभी एसएमएस नहीं करती है और ना ही कोई मैसेज करती है, ना कोई फ़ोन करती है। वो अचानक से आ जाती है। अब इस चीज़ को समझें कैसे कि कैसे कौन-सी प्रॉब्लम कब आएगी? तो इसको ऐसे समझेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप अपने मनमानी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम आपको पकड़ेगा। तो आप पहले से आश्वस्त रहो कि अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हो, तो जस्ट वेट फॉर फ्यू फ्यू मंथ और फ्यू ईयर्स। हाइपरटेंशन रास्ते में है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है ना रास्ते में है, वो आएगा, वो आएगा, पक्का आएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई गलती करके आप भाग जाओगे, ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर आपने डाला है, तो वो हर हाल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हर हाल में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए ये मत समझना कि हमने, अच्छा ठीक है, एक बार खाए चलो ठीक है, माफ़ है कि एक बार में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आपने कोई चीज़ शुरू कर दिया, तो ये तो प्रॉब्लम करेगी, निश्चित रूप से प्रॉब्लम करेगी। तो बहुत लोगों को हैबिट होता है हल्दीराम का भुजिया खाने का, बहुत लोगों का हैबिट होता है तो चिप्स खाने का कि हाँ, चिप्स खा लिए, खाना खाते वक़्त जो है ना वो भुजिया के साथ खाना खा लेते हैं। तो इस तरीके की हैबिट जो है ना एक टाइम पे कुछ पार्टिकुलर कम्युनिटी है, उनका खाना बेसिकली इसी टाइप से होता है। तो एक टाइम पे मैं जब पटना में रहता था, तो मैं देखता था कि मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल जो उस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं ना, तो वो भुजिया बहुत खाते थे। उनका जो टिफ़िन आता था घर से, उस टिफ़िन में 2 रोटी होता था, एक में काजू कतली होता था और उसके साथ जो है ना, एक में भुजिया होता था और बाकी जो है ना सब्ज़ी का ये होता था। मैं पूछता था कि यार तुम लोग सब्ज़ी इतना कम खाते हो, सब्ज़ी बस इतना सब्ज़ी इतना कम खाते हो, तो बोला भुजिया है ना, भुजिया के साथ हम रोटी खा लेते हैं ना। तो हम बोले कि भुजिया के साथ कोई रोटी कैसे खा लेगा? तो नहीं, हमारा तो बिना भुजिया का तो हम खाना खाते ही नहीं है, भुजिया तो चाहिए ही चाहिए। अब वो भुजिया जो है ना, वो भुजिया खाना उनके लिए डेली का रूटीन है। तो वैसे लोग जो भुजिया रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ कि वो तैयार रहें, पाइल्स और फिस्टुला, फिशर ये सब जो है ना होने के कगार पे पहुँचेंगे एक दिन, अगर आप रेगुलर बेसिस पे।
आप देखना उस कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा पाइल्स से परेशान रहते हैं, सबसे ज़्यादा। अगर आप हॉस्पिटल का स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उस कम्युनिटी के लोगों को पाइल्स बहुत होती है। क्यों? भुजिया खाते रहते हैं। सुबह खाना में भुजिया, तो रात के खाने में भुजिया, और वैसे अगर कोई आ गया मिलने तो भुजिया, कोई नहीं आया तो उदास है तो चलो बैठ के भुजिया खाओ। तो ऐसा अगर कोई करेगा, अच्छा भुजिया खाने वाले बेसिकली वही भुजिया बनाने वाले ही परेशान होते हैं, वही कम्युनिटी है जो भुजिया खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो भुजिया बहुत बनाते हैं उन्हीं के कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो लोगों को कोई पर्टिकुलर चीज़ का नशा चढ़ चुका है ना, उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। समय थोड़ा लग सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसके उनके गलती का भुगतान उनको करना पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी करें, वो करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद है कि आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले लिया, उसके अलावा आपने हाई फाइबर फूड ले लिया, उसके अलावा आपने हेल्दी फैट ले लिया, उसके अलावा जो है वो है हेल्दी प्रोटीन। तो आपको एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए। अब है कि यहाँ पर हम पहले एक चीज़ ये समझते हैं कि हम अपना प्रोटीन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे कि कितना प्रोटीन मुझे चाहिए एक दिन में। तो आपका वजन जितना है उतना ही ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए, तब जब आपको वेट लॉस नहीं करना है बल्कि आपको एक स्वस्थ मनुष्य की तरह रहना है। तो अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको 80 ग्राम चाहिए, अगर 100 किलो के हैं तो 100 ग्राम चाहिए, अगर आप 50 किलो के हैं तो 50 ग्राम चाहिए। तो उतना प्रोटीन तब चाहिए जब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट हेल्दी रहना है तब। अगर आपका टारगेट वेट लॉस का है तो ये प्रोटीन स्टेप बाय स्टेप फेस्ड मैनर में इसको ऊपर ले जाते हैं। तो कभी 1.2 करते हैं, फिर 1.5 करते हैं, फिर 1.5 के ऊपर बढ़ते हैं तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट करते हैं। तो कोई अगर 50 किलो का है तो उस कंडीशन में 100 ग्राम तक उसको जो है ना प्रोटीन फेस्ड मैनर में बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एक बार में नहीं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और हेल्दी प्रोटीन रहना चाहिए, और हेल्दी प्रोटीन मतलब लीन प्रोटीन। अब ऐसा नहीं प्रोटीन के नाम पर जो है ना वो लोग पालक खा रहे हैं। एक एक पेशेंट आया, बोला कि सर प्रोटीन तो वैसे मैं वे प्रोटीन तो लेता नहीं, लेकिन मैं पालक वालक खाता रहता हूँ, मुझे पालक बहुत पसंद है तो मैं पालक खाता रहता हूँ। मैंने बोला पालक खाने से प्रोटीन का क्या लेना देना है? तो नहीं, पालक में प्रोटीन होता है ना, डाइटिशियंस तो मुझे बताइए कि पालक में प्रोटीन होता है। मैंने बोला यार ये कहाँ सुन लिया तुमने कि पालक में प्रोटीन होता है? मैंने तुरंत ही गूगल किया और उसको यूएसडीए का जो अमेरिकन एसोसिएशन है इसका डाइट का, मैंने उसका पूरा साइट निकाला, मैंने देखा पालक में देखो तो प्रोटीन कहाँ दिख रहा है। बोले तो हम इतने दिन से जो पालक खा रहे हैं वो बिना प्रोटीन का ही पालक खा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ कुछ ऐसा सुन लेते हो किसी से और वो दिमाग में रह जाता है, और उसके कारण से आप जो है ना, जब आपका डिसीजन मेकिंग का जो टाइम होता है ना, उस वक्त आप गलत डिसीजन में बना लेते हो। तो पालक में प्रोटीन नहीं होता है। पालक इज नोन फॉर मिनरल्स, पालक इज नोन फॉर हेल्दी फूड, हेल्दी लीफी वेजिटेबल, लेकिन पालक में प्रोटीन नहीं होता है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करूंगा, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। अब जैसे बहुत सी डाइटिशियंस आपको बताएगी कि क्विनोआ खाओ, तो क्विनोआ में जो है ना वो बहुत प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन से भरपूर है, तो आप ढेर सारा क्विनोआ खाओ। बात सही है कि क्विनोआ में प्रोटीन होता है, लेकिन क्विनोआ में प्रोटीन कितना होता है? आप 100 ग्राम क्विनोआ खाओगे ना तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रोटीन होता है। लेकिन डाइटिशियंस जो एडवर्टाइज करती है ना कि क्विनोआ हाई प्रोटीन डाइट है, तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ हाई प्रोटीन डाइट, कि हाँ इस तरीके का ये हाई प्रोटीन डाइट नहीं है, ये एवरेज प्रोटीन डाइट है और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं क्विनोआ एडवाइस करता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्विनोआ एक ऐसा फूड है जिसके अंदर
अच्छा, पहले एक चीज़ समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है ना एमाइनो एसिड्स जो चाहिए होता है, जो प्रोटीन चाहिए होता है, जो एमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन का जो लोएस्ट ये है, तो यूनिट, तो जो एमाइनो एसिड्स होता है तो 6 टोटल 8 एमाइनो एसिड्स एसेंशियल एमाइनो एसिड्स होते हैं। 8 एसेंशियल एमाइनो एसिड्स होते हैं। क्विनोआ में ये आठों का आठों एसेंशियल एमाइनो एसिड्स होता है, बट क्वांटिटी बहुत कम होता है। ये नहीं है। अब ये इसमें जो है ना लोग कंफ्यूज करते हैं। क्विनोआ को हम कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स बोलेंगे। कंप्लीट प्रोटीन उसको बोलते हैं जिसमें सारा का सारा प्रोटीन अवेलेबल हो, मतलब सारा का सारा एमाइनो एसिड्स अवेलेबल हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हाई प्रोटीन डाइट है। दोनों में अंतर है। सारा प्रोटीन, सारा एमाइनो एसिड्स अवेलेबल होना और बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होना, दोनों अलग अलग मैटर है। जो सारा एमाइनो एसिड्स होता है ना वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। तो आप ये मत सोचो कि क्विनोआ या मशरूम, मैंने एक वीडियो भी डाला था, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आप मशरूम टाइप करेंगे ना सर्च में तो आपको मिलेगा। मशरूम का भी मैंने एनालिसिस किया था। लोग मशरूम को जो है ना हाई प्रोटीन डाइट बोलते हैं, तो मशरूम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मशरूम के साथ भी वही है कि मशरूम को कंप्लीट प्रोटीन का दर्जा दिया गया है। तो कंप्लीट प्रोटीन मतलब कि उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसके अंदर आठों का आठों एसेंशियल एमाइनो एसिड्स होता है। क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसी कारण से उसको अच्छा सोर्स माना गया है, बट हाई प्रोटीन नहीं है। तो आप जब लीन प्रोटीन की बात करते हो ना, तो लीन प्रोटीन में आपका चिकन होगा, फिश होगा, एग होगा, ये सब लीन प्रोटीन में आता है। प्लस आप अगर लेग्यूम्स वगैरह भी ऐड करते हैं ना तो वो चलेगा, क्योंकि लेग्यूम्स में अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, तो वो चलेगा। इसके बाद है कि आपको लीन प्रोटीन के बाद अब है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होना चाहिए ऐसे लोगों का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से जूझ रहे हैं। तो इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी टाइप का डाइट लेना चाहिए। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है कि वैसा कोई भी डाइट जिसके अंदर टर्मरिक यूज हो रहा है, जिसके अंदर जिंजर यूज हो रहा है, जिसके अंदर गार्लिक यूज हो रहा है, जिसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स यूज हो रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज हो रहा है, दीज ऑल आर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। तो आपको डेली बेसिस पे, तभी मैं बार बार बोलता हूं ना कि हमारा इंडियन डाइट बहुत ही बेटर डाइट है, क्योंकि ये सब इंग्रेडिएंट हमारे मसाले में होते हैं। और बहुत से लोग मसाले के अगेंस्ट होते हैं कि नहीं, मसाला ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाहिए। देखो आपने गलती क्या किया कि आपने दो चीज को क्लब कर दिया। दोनों चीज को क्लब नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादा तेल नहीं खाना है तो ये बात तो बनती है, लेकिन ज्यादा मसाला नहीं खाना है ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सिर्फ जो है ना ये दिमाग का उपज है। ज्यादा मसाला क्यों नहीं खाना है? अब आप मिर्च खाते रहोगे तो मिर्च खाना तो मना है ना, मिर्च तो इतना खाओगे तो प्रॉब्लम होगी ही। लेकिन जो हल्दी है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, वो सब तो आप खाओ ना, वो सब तो आप रेगुलर खाओ। तभी तो आप दूध में हल्दी डाल के पीते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण से ही तो पीते हो। तो आप हल्दी खाने में क्या दिक्कत है? लेकिन मैं दूध के अंदर डाल के पीने के अगेंस्ट हूं। क्यों? क्योंकि आप दूध में डाल के पीते हो ना तो फिर टंग जो है वो कलर हो जाता है, टंग के ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है। अब क्या है, उसके बाद जब भी आप खाना खाओगे ना तो आपके फूड का टेस्ट नहीं लगेगा। तो फिर जो है ना वहां पर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं होता है फूड के साथ। तो फिर आपको जो है ना फिर उसको क्लीन करना पड़ता है, और क्लीन करने के बाद जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लीन होता नहीं है, और बहुत अच्छा दिखता नहीं है। टंग अगर येलो रहे तो दिखता नहीं है। तो बेटर क्या है ना कि आप सब्जी थोड़ा ज़्यादा यूज कर लो, थोड़ा ज़्यादा हल्दी दे के बना लो, वो चलेगा। दूध को आप अलग से ले लो, वो चलेगा। लेकिन दूध के अंदर डाल के पीने से जो है ना एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। हाँ, लोग चूंकि कोई सब्जी अब खा चुका है तो वो कैसे यूज करेगा उस हल्दी को, तो वो दूध के अंदर डाल देता है और फील होता है लोगों को कि हाँ बेटर काम किया। तो नो डाउट कि दूध के अंदर हल्दी पीने से या फिर हल्दी को आप अलग से सब्जी के अंदर अलग से एक्स्ट्रा खाने से फायदा तो आपको होगा ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुछ कॉस्मेटिक पर्पस भी होता है ना कि आप अगर दूध के अंदर हल्दी डाल दोगे
तो टंग पूरा पीला-पीला हो जाता है ना, वो येलो हो जाता है, तो अच्छा नहीं दिखता है वो। और उसके आपका नेक्स्ट जो मील आप लोगे, तो चूँकि टंग के ऊपर एक कोटिंग हो रखा है, हल्दी के कारण से, तो वो फूड का जो टेस्ट है ना, वो प्रॉपरली परसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण से मज़ा नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से सब्ज़ी में डाल कर के लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा है कि बहुत से लोग जो है ना, जब अब बात करेंगे तो आंवला एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा कि नहीं? तो यस, आंवला एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसीलिए आंवला जो है ना वो खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर से एक गलती कि आंवला का लोग मुरब्बा बनाते हैं, तो घर पे अगर बना रहे हो, कम मीठा दे करके बना रहे हो तो चलेगा। लेकिन आप जाकर के जो है ना पार्टिकुलर किसी ब्रांड का बहुत बड़े ब्रांड का जो है ना आप आंवला का मुरब्बा ले आए, पता चला चीनी की चाशनी में जो है ना डुबो करके आंवला का मुरब्बा बेच रहा है। अब खाओ बैठ के चीनी, इधर से हम बंद करवा रहे हैं चीनी, उधर से आंवला एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने के चक्कर में जो है ना सारा वैसा ही आइटम चुन चुन के मार्केट से लेके आए हैं, तो ये सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए ये गड़बड़ी ना हो, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी बाहर का पैकेज्ड फूड नहीं खाना है। कभी कभार की बात मैं नहीं बोल रहा हूं कि हाँ, कभी अगर वैसा हुआ कि हाँ सिचुएशन ऐसा बन रहा है जहां पर कि खाना ही पड़ेगा, इट्स ओके, चलेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना है। अब आप देखोगे एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़े योगाचार्य हैं जिनका कि बहुत बड़ा एक ब्रांड है, और उस ब्रांड में जो आंवला का मुरब्बा मिलता है, वो मुरब्बा पूरा जो है ना चाशनी में डुबोया हुआ रहता है, और उस चाशनी से निकाल के आपको खाना पड़ेगा। तो कहाँ बीमारी ठीक करने जा रहे हो? 35,000, 40,000, 50,000 लेकर के जो है ना आप उन्हीं के पास जा रहे हो फिर ठीक करने के लिए। तो लॉजिक समझ में नहीं आता है कि एक तरफ से बीमारी भी परोस रहा है, दूसरी तरफ से बीमारी को ठीक करने के लिए संस्थान भी बना रखा है। तो ये चीज गड़बड़ है। आप अगर जिस चीज को बोल रहे हो उस चीज को आपके बिहेवियर से भी जो है ना जस्टिफाई होना चाहिए, आपके काम से भी जस्टिफाई होना चाहिए, नहीं तो मजा आता है लाइफ का। इसके बाद अगर कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि आप ऐसे प्लेस पे हैं जहां पर कि आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छा जिनका भी क्वेश्चन अगर कुछ होगा ना तो डाल दीजिएगा। मैं लास्ट में जब जैसे ही मैं खत्म करूंगा तो उस क्वेश्चन पे आऊंगा, क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा फिर। तो क्वेश्चन अगर किसी के मन में आ रहा होगा कुछ तो डाल दीजिएगा। तो जैसे ही ऐसे कंडीशन में आप फंसे हो कि आपको आउटसाइड फूड खाना ही पड़ेगा, या कहीं शादी में गए हो जहाँ पे आपको मन रखने के लिए, उसका दिल रखने के लिए खाना ही पड़ेगा, या कहीं कोई बर्थडे पार्टी है या कुछ भी है जहाँ कि आपको खाना पड़ेगा, तो आप पोर्शन कंट्रोल का फंडा अपनाना। वहाँ पे आप बेटर है कि आप जो है, जो एसेंशियल आइटम है कि आप केक कटिंग हो रहा है तो केक तो खाना ही पड़ेगा। अब किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, आपको जो है ना लड्डू खिला रहा है, रसगुल्ला खिला रहा है, तो आपको तो हो सकता है खाना पड़ेगा, आप खा लो। लेकिन आपका जो पेट भरना चाहिए बाकी, वो ऐसे आइटम से भरना चाहिए जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड हो। क्यों? बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एक साथ मिक्स करके खाते हो ना, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले का जो है ना कंडीशन खराब हो गया, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले का कंडीशन जो है ना बेटर हो गया। क्यों? क्योंकि उसका एवरेज निकल जाएगा। सपोज एक फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 है और एक फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 है, तो एवरेज निकल के कितना आएगा? 80 + 10 90, और उसको डिवाइड किए 2 से, तो ये 45। तो जो 10 वाला था वो तो अच्छा फूड था, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अब जो है ना पहुंच गया कहाँ? 45। ये खराब हो गया, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो जो खाना ऊपर वाला जो खाना था उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अब हो गया है नीचे, तो ये खाना अपने हिसाब से बेटर हो गया। तो इसलिए जब भी आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जो है ना कंपेयर करके ही ऐड करना, एकदम बहुत ऊपर वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ बहुत नीचे वाले को मिक्स मत करो, नहीं तो वो खराब हो जाता है। आप बेटर है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर बहुत ज़्यादा वाला अगर आपको लेना पड़ रहा है ना, तो आप थोड़ा अमाउंट ले लो और बाकी भर के जो है ना बढ़िया से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खा लो। तो अगर आप छोटा लोगे तो वो उस लेवल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं मिलेगा ना आपको। क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी बहुत मायने रखता है। अगर वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका 90 है
और आपने जो है ना वो बहुत कम क्वांटिटी में खाया, तो वो इफ़ेक्ट उतना नहीं आएगा आपके बॉडी के ऊपर। लेकिन अगर आपने उसी को बहुत ज़्यादा खा कर के पेट भर लिया, तब यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत समझना ईज़ी भी है। तो अगर ढंग से समझाने वाला हो, तो ये चीज़ समझ में आना मुश्किल नहीं है। ठीक है? इसके अलावा जो आपको करना होगा, पानी-वानी तो मैंने बताया ही है कि पानी आपको अच्छे से लेना है। पानी अगर अच्छे से लोगे, तो आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है? अब है कि ऐसा कौन-सा फूड है जो नहीं लेना चाहिए, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है और अब यहाँ पर मैं डिस्कस दोबारा नहीं करूँगा। मैं स्पेसिफिकली कुछ-कुछ फूड का नाम बता देता हूँ। शुगरी फूड नहीं लेना चाहिए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड नहीं लेना चाहिए, आउटसाइड फूड नहीं लेना चाहिए, छना हुआ, तला हुआ फूड नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई भी फूड जो आपको रियल में आपको सूट नहीं कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई-कोई फूड जो है ना वो सूट नहीं करता है, बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में वैसा फूड नहीं लेना चाहिए। तो वो सब फूड अगर आप अवॉइड करते हो, तो आपका सब कुछ जो है ना वो नॉर्मल चलेगा। ठीक है? बाकी आप चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे ये तो मैंने जो आपको बताया था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। चीनी, गुड़, हनी, शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री, लुकुमदाना, रावा, बतासा, बर्फी, पेड़ा, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मैदा, मोमोज़, बिस्किट, गुजिया, सोन पापड़ी, चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे ये सब तो नहीं लेना है। बाकी जो बच गया, वो मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज क्या करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सा एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने की बात करते हो ना, तो क्या है कि आइडियल एक्सरसाइज जो है ना वो वेट ट्रेनिंग है। आइडियल एक्सरसाइज कि अगर कोई सचमुच में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आप मशीन पे करते हो, या तो चेस्ट फ्लाई कर लो, या फिर आप डंबल कर लो, या फिर आप जो है वो डेडलिफ्ट कर लो, पुशअप्स कर लो, कुछ भी कर लो उस तरीके का। वेट रख के पुशअप्स भी करते हैं लोग, कुछ भी कर लो, ये चलेगा। लेकिन क्या है कि कोई आदमी जिंदगी में फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करने जा रहा है, तो वैसे लोगों को कभी भी आप एक बार में पुश नहीं कर सकते हो कि आप डेडलिफ्ट कर लो। और वो कभी भी आप जाओगे ना तो डेडलिफ्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सही टेक्निक जब तक नहीं पता है, तब तक आप कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है कि आप जो कर पाते हो उससे शुरुआत करो। आप इस पे बिल्कुल भी मत परेशान हो कि अरे यार मैं तो वेट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगा कि नहीं। मत सोचो। आप जो अच्छा कर रहे हो उसको सोच के इतराओ, उसको सोच के खुश हो कि एटलीस्ट आपने शुरू तो किया, एटलीस्ट आपने कुछ अच्छा काम तो शुरू किया। आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, निगेटिव दिमाग में मत रखो। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा दिमाग में पॉजिटिव सोचो कि हम ये कर रहे हैं, इसका बेनिफिट मुझे ये मिलेगा, और आप देखना आपका पक्का मिलेगा। और जो एक्सरसाइज आप कर पाते हो, सबसे पहले स्टार्ट विथ दैट एक्सरसाइज ओनली। आप अगर पैदल चलना पसंद है, कोई बात नहीं, पैदल चलो। नहीं, पैदल नहीं चल सकते हैं, मुझे जो है वो दौड़ना पसंद है, दौड़ लो, कोई बात नहीं। मुझे जॉगिंग करना पसंद है, जॉगिंग कर लो। अब ये मत बोलना कि मुझे बैठना पसंद है, बैठना एक्सरसाइज नहीं होता है। तो एक्सरसाइज का मतलब है कि जो आप कर पाते हो, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो, वो। आप ऑफिस जाते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस जाते हो, तो ट्राई करो कि आप जो है ना लिफ्ट लेना बंद कर दो, आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाओ। ट्राई करो कि अपने चेयर से कम 1 घंटे पे एक बार जरूर से उठ करके जो है ना 5 मिनट घूम के आ जाए। तो क्या है कि ये धीरे 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 ऐसी हैबिट जब आप डेवलप करोगे, तो आपका जब सिस्टम बेटर काम करने लगेगा, तो फिर आप आगे के लिए क्वालिफाई हो जाओगे कि अब अगला एक्सरसाइज आपको ऐड करना है। और इसमें अगला एक्सरसाइज क्या होता है, अगला एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉक, कि आप अच्छे से जो है ना पैदल चलना शुरू करो, और तेजी से पैदल चलना शुरू करो। ब्रिस्क वॉक भी आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपको सब कुछ बढ़िया लगने लगा, तो आप इसके बाद क्या करो, इसके बाद आप कोई अगर गेम खेलते हो तो कोई गेम शुरू करो, जैसे बैडमिंटन हो गया, जैसे वॉलीबॉल हो गया, जैसे आपको बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिसमें भागना पड़ता है, कबड्डी है, कुश्ती है, अब बहुत से ऐसे गेम हैं अनगिनत।
तो आप वो करना शुरू करो। आप अगर उसमें भी महारत हासिल हो गई और आपको उसमें भी इंटरेस्ट जग गया और आपने अच्छे से कर लिया, अब आपके लिए वो ईज़ी हो गया, तब आप वेट ट्रेनिंग की तरफ जो है ना मूव करो। आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, आपको इस तरीके से आगे बढ़ने में इतना मज़ा आएगा ना, और चीज़ें इतने अच्छे से ये सारा चीज़ जो है ना वो सॉल्व होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना आराम से हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है ना भगा दिए। बहुत ही आराम से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करेक्ट हो जाता है। बस अच्छे से आपको करते रहना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, किसी को देख करके डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी को अपने बारे में बताना भी नहीं है कि क्या कर रहे हो आजकल। जहाँ कोई पूछे तो बस टाल दो, मत बताओ, कुछ भी मत बताओ। पहले रिजल्ट आने दो, पहले आपको एक बेटर शेप में आने दो। वो लोग खुद ब खुद जो है ना आपको नोटिस करेंगे, खुद ब खुद वो नोटिस करके फिर जो है ना फिर इंक्वायरी करेंगे, तब आपसे प्रभावित होंगे। आप अगर शुरुआत में बता दोगे ना कि आजकल मैं डाइट शुरू कर रही हूँ और आजकल मैं एक्सरसाइज भी मैंने शुरू किया है, तो इसमें जो है ना लोग नुस्ख निकालना शुरू कर देंगे। लोग जो है ना इसमें पिन पॉइंट करेंगे, अरे तुम तो ब्राउन राइस खा रही हो, अरे तुम तो ये खा रही हो, अरे तुम तो ये। अब क्या है ना, आपका जो मोटिवेशन था ना वो आप डीमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। आपको लगेगा कि यार ऑफिस ले जाते हैं, ऑफिस में सब लोग जो है ना बहुत टोकता है, बहुत बोलता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो है ना आपने खुली किताब की तरह आपने सबको बता दिया। नहीं बताना होता है। आप ये आपकी पर्सनल जिंदगी है। आपको जो बीमारी है, आपको जो तकलीफ हो रही है ना, ये आपका पर्सनल है। अगर डिस्कस करना है तो डॉक्टर से डिस्कस करो। एक नॉन मेडिकल पर्सन से डिस्कस करके आपको सिर्फ ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वो हर नॉन मेडिकल पर्सन जो है ना कुछ ज्ञान दे के चला जाएगा। आप परेशान रहोगे, करे फलानवा तो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे बोल रहा था। अब आप दिन भर लगे रहो उसमें एनालिसिस करने में, क्या फायदा? बताने की जरूरत ही नहीं है। लिव इट। आप काम शुरू करो और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडेड, और एक दिन आप कामयाब होगे, 100% होगे। क्योंकि तरीका यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैंने इस तरीके से बहुत लोगों को ठीक किया है। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि यही वो तरीका है जिस तरीका से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपने गड़बड़ किया, अगर आप डिमोटिवेट होते हैं, तो आप कंसल्टेशन ले लेना, क्लिनिक आ जाना, एक बार बात कर लेना, हम फिर से मोटिवेट कर देंगे। लेकिन करना यही पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, वेट लॉस साथ में अगर करना होगा तो फिर शायद मेरी जरूरत पड़े। उस कंडीशन में आपको कंसल्टेशन लेना होगा, आप क्लिनिक पहुंचिएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद से करना है, जो टिप्स मैं बता रहा हूं आप इसको स्टार्ट करो, आप बहुत अच्छा फील करोगे। बहुत अच्छा फील करोगे। और बाकी जितने भी एक्सरसाइज हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, जो कार्डियो के अंदर जो सारे आते हैं, वो सब आपको हेल्प तो करेंगे। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है वो होता है वेट ट्रेनिंग। और वेट ट्रेनिंग आपको जो है ना लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको हेल्प करेगा। तो ट्राई करिए कि वेट ट्रेनिंग करने के लिए। आई थिंक आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं, और टाइम भी बहुत हो गया। सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चंस देख लेते हैं। I also feel laziness after lunch. What should I do, sir? Very knowledgeful session. Thank you. इशिका दुबे जी, एक्चुअली इसमें अगर आप लेजीनेस फील करते हो तो देखो, दो तीन चीज़ नोटिस करो कि कहीं आपका टमी बड़ा तो नहीं है ना। अगर आपका टमी बड़ा है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर आपको लेजीनेस लगता है तो हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से आपका ब्लड में जो शुगर है वो शुगर मसल्स में नहीं पहुंच रहा है, इसके कारण से लेजीनेस लग रहा है, इसलिए आप स्लगिश हो। तो आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, शुगर कट डाउन करो, पूरे सेशन को बढ़िया से देखो। मैंने काफ़ी चीज़ डिस्कस किया है, आप ये सब फॉर्मूला अपनाओगे, आपका प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। यश डोगरा जी पूछते हैं कि सर फास्टिंग शुगर्स हाउ टू रिड्यूस। यही तो मैंने, फास्टिंग शुगर के लिए अलग से नहीं है। देखो क्या है कि अगर फास्टिंग शुगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप रात में जो है ना गड़बड़ कर रहे हो। रात में आप ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट खा के सो रहे हो।
तो रात का जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसको कम करो। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी करो और बाकी सलाद से पूरा करो। और अगर आप 2 ही रोटी खा रहे हो तो आप यहाँ पे वे प्रोटीन ऐड करो। वे प्रोटीन मतलब वही प्रोटीन पाउडर ऐड करो। प्रोटीन पाउडर ऐड करोगे तो उससे आपका ये जो मॉर्निंग का फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ रहा है ना वो देखना वो कमना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद कमना शुरू हो जाएगा। हाउ टू रिड्यूस शुगर मॉलिक्यूल्स। शुगर और शुगर मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं है, तो अगर आप शुगर कम करोगे तो शुगर मॉलिक्यूल्स ही तो कम होगा ना। मेडिसिन के लिए जो है ना आपको फिर कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन ऐसे मैं क्या बताऊंगा कि कितना शुगर है। हर शुगर के रोगी को अलग अलग तरीके का मेडिसिन उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाता है। ये ऐसे नहीं है कि सर दर्द हो रहा है तो क्रोसिन ले लो, ऐसा नहीं है। शुगर की दवाई हमेशा जो है ना कंसल्टेशन के बाद ही मिलती है, और वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप क्लिनिक पे आ सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अमृता जी पूछ रही हैं कि कैन लो प्रोटीन डाइट ऑल्सो लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझना। अगर आपने लो प्रोटीन डाइट दिया तो जो हम ट्रीटमेंट में हमने बताया कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या होता है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है आपका वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग मतलब सपोज कि हम डेडलिफ्ट करते हैं, तो डेडलिफ्ट करने में हमारा मसल्स बेटर होगा। हम अच्छे से प्रोटीन खा रहे थे, हमारा डेडलिफ्ट चल रहा है, हमारा मसल्स बेटर होगा, मोटा बनेगा, बढ़िया बनेगा। अब अगर हम मसल्स को ना बनाएं तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस और खराब हो जाएगा। तो सपोज आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, बहुत से ऐसे लोग आते हैं क्लिनिक पे कि डॉक्टर मुझे वे प्रोटीन लेने से बहुत डर लगता है। मैं वे प्रोटीन पे भी एक सेशन करूंगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि वे प्रोटीन लेने में बहुत डर लगता है, तो मैं क्या करूं कि मेरा ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि वे प्रोटीन लेने में डर लगता है और मैं जिम जा रहा हूं और मुझे बहुत थकावट लगती है। जिम जाने से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप सारे तरीके का एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन प्रोटीन को आप नहीं दे रहे हो, तो क्या है, मसल्स खुद को खा रहा है, मसल खुद ही जो है ना गल रहा है, खराब हो रहा है। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको फटाफट जो है ना प्रोटीन देना पड़ेगा ताकि वो मसल जिंदा रह सके, ब्रीथ कर सके, आराम से उसका साइज बड़ा हो सके। लेकिन आपने प्रोटीन नहीं दिया तो गड़बड़ क्या हुआ, प्रोटीन नहीं देने के कारण से आपका मसल मास कम हो रहा है। और ये जो शुगर हम भेज रहे थे, कहाँ भेज रहे थे, शुगर को जाना था मसल्स के अंदर, मसल्स की क्वांटिटी कम हो गई तो शुगर तो वैसे भी नहीं जा पाएगा ना वहां पे पूरा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और खराब हो जाएगा। तो कोई भी आदमी जो एक्सरसाइज करता है उसको प्रॉपर प्रोटीन लेना जरूरी है, नहीं तो उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस करेक्ट नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस करेक्ट करने के लिए प्रॉपर प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, तो ये याद रखिएगा। आई होप कि अमृता जी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद है, अच्छा थैंक्स अलॉट सर, थैंक यू सो मच, यस। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं सेशन यहीं क्लोज करता हूँ। कल तो हमारा जो है 26 जनवरी है, तो हमारा हो सकता है कि कल का 100% श्योर नहीं है कि 10:15 में ही आएंगे, हो सकता है थोड़ा पहले कर लें, सेशन 9 बजे कर लें, तो कल 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, जुड़िएगा, जो लोग फ्री होंगे जरूर से जुड़िएगा। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों को भेजिए, जितने लोगों को आप फॉरवर्ड कर पाएंगे लिंक को, कि ये वीडियो है, ये डॉक्टर साहब हैं, इनको रोज़ दिन यूट्यूब पे आते हैं, रोज़ दिन अच्छी अच्छी बात बताते हैं, तो लोग जुड़ेंगे। तो अभी जो है ना मात्र 6 लोग 10 लोग जुड़ते हैं, कम से कम इसमें 6000 लोग जुड़ना चाहिए। तो आप एक मुहिम बनाइए, आप लोगों को बताइए, लोगों को आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। इसी के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब लोगों को धन्यवाद।